नमस्कार। पाकिस्तान ने एक बार फिर दूसरी साल यानी कि सेकंड ईयर रनिंग पुल आउट किया डेमोक्रेसी समिट से, जो डेमोक्रेसी समिट अमेरिका ऑर्गेनाइज कर रहा था। पता नहीं उसी यूएस के पास जाके बोला ही जाता है कि यार हमारे आईएमएफ से लोन दिलवा दो, लेकिन उसके डेमोक्रेसी समिट में पिछले साल भी नहीं गए, इस साल भी नहीं गए। बुलाया गया था, इन्विटेशन था। इन्विटेशन के बाद पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, लेकिन पिछली बार ये बोला गया कि चाइना ने मना कर दिया था, इसलिए इस बार भी फिर वो शायद सी मीठी दोस्ती डेमोक्रेसी समिट के सामने आ गई। ऐसा क्यों? कि क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर वकास खान, ये बैरिस्टर तो है ही है, वो तो साफ दिख रहा है। ये एक एनालिस्ट भी है, और एनालिस्ट के साथ साथ ये एक एक्सपर्ट भी है इंटरनेशनल अफेयर्स पे और पाकिस्तानी अफेयर्स पे। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, तो फिर ये डेमोक्रेसी समिट से पुल आउट क्यों करता है? दो बार पूरे कंसेक्यूटिवली पुल आउट कर दिया। देखिए, there are several issues पाकिस्तान के इस वक्त internally, externally, there are several issues which is being faced by the Pakistani government. Internally हमें बहुत सी चीजें इस वक्त जो है which are very much doleful, dreadful and awful on the part of Pakistan. हमारी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, they are suffering from a very very adverse circumstances at the same time. जिस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर हारजा हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, शायद उनका फोकस हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल पॉलिटिक्स या द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो आपने बात की कि डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स दुनिया की जितनी भी हैं, दे आर हैंकरिंग आफ्टर दीज काइंड ऑफ द समिट्स और ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे जाके वो डेमोक्रेसी के हवाले से अपनी राय का इजहार करें एंड हाउ दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री, उस पर भी अपने बेटर एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करें एट द सेम टाइम जो गुड एक्सपीरियंसेस है। सो फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के हमने जो दीगर पाकिस्तान के जो डिफरेंट समिट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, मीटिंग्स थी जिसमें पाकिस्तान को कॉल किया गया डेमोक्रेसी के हवाले से, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की, तो कोई इतनी ज़्यादा हमें ये चीज़ें फ्रूटफुल नज़र नहीं आई पाकिस्तान के बेनिफिट्स के लिए, चूँकि हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, डेट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। चाइना के अपने मामलात है, हिंदुस्तान के अपने मामलात है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है डेट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। चूँकि इसके अंदर हमारे जो सियासतदानों के साथ, हमारी असम्बली के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं, दे आर आल्सो प्लेइंग रोल। मैं जहां तक चीज को अंडरस्टैंड कर चुका हूं कि शायद पाकिस्तान की जो इस वक्त गंभीर और कसमपुर सूरत हाल है अंदरूनी तौर पे, इस वजह से शायद हम इन चीजों में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सके। अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इफ दे आर गोइंग टू बी मिनिमाइज, तो हम इन चीजों के ऊपर बेहतर तरीके से जाके बात भी कर सके, इसमें पार्टिसिपेशन भी कर सके। बट द राइट नो द सिचुएशन विच हैज प्रिवेल्ड इन पाकिस्तान, एक तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान बरपा हुआ, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आए, फिर राइट नो जो इस वक्त इलेक्शन की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता, वो सारे मामला रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को सामने रखें तो ये जो इस तरह की समिट्स हैं, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीटिंग्स हैं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है या पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है एज कंपेयर टू इंटरनल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज तो हमेशा रहते होंगे ना। तो यूएन में जाते हैं, यूएन की जितनी भी जनरल असेंबलीज ने एक फ्रूटफुल नहीं हुई पिछले 70 साल में। यूएन में भी जाता है, यूएन का हर बार जाते हैं भाई, आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हर बार जाते हैं। अच्छा, यूएन का हर साल सिचुएशन ये रहती है कि इंटरनल इश्यूज होते हैं फिर भी जाते हैं। ये डेमोक्रेसी समिट से ही ऐसे क्या चाइना इतना अच्छा दोस्त है? और इतना अच्छा दोस्त है तो चाइना क्यों बचाने नहीं आया पाकिस्तान को? जब एक क्राइसिस थी तब आईएमएफ के पास क्यों पहुंचा था पाकिस्तान? देखिए, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान की एड की, पाकिस्तान को असिस्ट किया। हमारी बहुत सारी ऐसी बंदरगाहें थी, हमारे बहुत सारी ऐसी शाहराएं थी, रोड्स थे, कंस्ट्रक्टिव इश्यूज थे, जिसके अंदर चाइना दे हैव प्लेड अ रोल लाइक अ ब्रदर टू पाकिस्तान, और उसने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट द इशू ऑफ द डे कि सिर्फ चाइना की वजह से इन तमाम चीज़ों को नेगेट कर दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें आपकी गोशगुजार की, पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत सारे ऐसे औकात थे, पॉलिटिकल सिनारियो थे जिसमें क्राइसिस पाकिस्तान को फेस करने पड़े। बट राइट जो सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसकी असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है।
केपी की एक प्रोविंस है, उसकी असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, केयर टेकर सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर महंगाई की वजह से परेशान है, लोगों की आमदनी कम है और लोगों की जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बढ़ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी स्टेट फोकस्ड लाइन है, कंसंट्रेटेड है कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जाए। और मैं जो आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहा कि यूएनओ के जो जितने भी इजलास होते हैं एनुअली, उसमें पाकिस्तान भी शिरकत करता है, हिंदुस्तान भी करता है, बिल्कुल करता है उसके अंदर शिरकत। लेकिन यूएनओ का जो इजलास था या ये जो समिट थी, इसके अंदर कोई डिफरेंस तो है। और यूएनओ के जितने भी इजलास थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर फलस्तीन की आवाज उठाई, पाकिस्तान ने उसके अंदर कश्मीर की आवाज उठाई, बहुत से दीगर ममालिक ने, चीन ने भी उसमें जो बंद कमरा इजलास था जो 2019 में हुआ था, उसके अंदर भी जो आवाज उठाई गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूएनओ का किरदार है, जो लीग ऑफ नेशन बनी थी, उसमें भी वो भी डेमोक्रेसी की हामी और नासिर थी, जो 90 से 20 में बनी। फिर लेटर ऑन जो यूएनओ बना, पहली जंग अजीम भी हुई, दूसरी भी हुई, कहाँ पे इसका डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में या स्ट्रॉन्ग करने में करेक्टर नजर आया, कोई रोल नजर आया? सो दिस इज द बर्निंग इशू ऑफ द डे, दिस इज द बर्निंग क्यूरी ऑफ द डे, कि ये सिर्फ पाकिस्तान अगर इस समिट में जो है वो शिरकत करेगा तो क्या फिर वो डेमोक्रेटिक स्टेट है? क्या फिर वो डेमोक्रेसी को प्रवेल कर सकता है? कि क्या इसके शिरकत किए बगैर भी पाकिस्तान कैन कॉल्ड इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, अ रिपब्लिक स्टेट? नहीं तो पाकिस्तान के ये तो किसी ने नहीं बोला, पाकिस्तान अपने आप को रिपब्लिक और डेमोक्रेसी तो बोल ही सकता है जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां बैठी है, नो डाउट अबाउट इट। ये कश्मीर का इशू यूएन में उठाया और पैलेस्टीन का उठाया, तो ये इशू यहाँ भी उठाए जा सकते थे। और दूसरी चीज, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, शरीफ साहब उसको देख रहे हैं। ये इश्यूज तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को उठाना था, फॉरेन मिनिस्टर तो अक्सर बाहर रहते हैं, पाकिस्तान दौरे कभी कभी आते हैं, वो तो जा ही सकते थे। यहाँ कहीं ना कहीं चाइनीज प्रेशर है, ये बात सब मानते दिख रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी के समिट में ना जाना, इससे पाकिस्तान को कुछ फायदा हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि चाइना का क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, किसी किस्म का प्रेशर है, सो फार एज दिस समिट इज कंसर्न आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर था और पाकिस्तान इस वजह से शिरकत नहीं की। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी है, एक आइडियोलॉजी है, एक विजन है, एक नैरेटिव है, एक प्रोस्पेक्टिव है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है। और हमने कोशिश की कि मैक्सिमम हमारा जो आइडियोलॉजी है वो किसी सूरत कंप्रोमाइज ना हो, जो हमारी टू नेशन थ्योरी है वो कंप्रोमाइज ना हो, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज ना हो। कहाँ पे आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये चीज नजर आई कि हमने जो चाइना के स्टेक्स थे, उनके नैरेटिव थे, उनके प्रोस्पेक्टिव को शामिल किया? हाँ, कोइंसिडेंटली बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि पाकिस्तान ने ये समझा कि चाइना इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, कि अगर चाइना इसमें शिरकत नहीं कर रहा तो वाई द पाकिस्तान हु इज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जिसमें पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि जिसमें हम सर पकड़ के बैठ जाए, ये इतनी ज्यादा सोच विचार करें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं कि अगर हमने इस समिट के अंदर शिरकत नहीं की तो शायद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की खतरे में है। इसके अलावा भी देयर आर सेवरल चैलेंजेस व्हिच हैव टू बी कॉप्ड विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, दे आर फेसिंग द मल्टीलैटरल इश्यूज। और इन तमाम मल्टीलैटरल इश्यूज को कैटर करना, दिस इज द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो इस समिट में शिरकत किए बगैर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। और दूसरी जो आपने चीज कही कि हमारे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बिलावल भुट्टो साहब, आपने देखा कि इससे पहले एक जो कॉन्वोकेशन थी, कन्वेंशन थी यूएनओ की, उसमें उनकी तरफ से ये बात भी की गई जिसमें मोदी को कसाई भी कहा गया। तो उस वक्त भी बहुत सारे इतराजात जो है वो उठाए गए, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली अपेयरिंग ऑन द इंडियन टीवी चैनल्स ऑन दैट स्पेसिफिक इंटरव्यू। फिर हिना करले बानी जो हमारी मशीर है, उस पर भी हमने की। सो दिस इज द इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन जर्नलिस्ट के पाकिस्तान इसमें शिरकत ना करे। और अगर पाकिस्तानी लोग इसमें शिरकत करेंगे तो अल्टीमेटली जो उनकी स्टेटमेंट की वजह से यू विल फेस म्यूजिक एंड यू वुड फील योरसेल्फ इनटू द हॉट वाटर। और फिर इंडियन डिबेट्स होंगी टीवी चैनल्स पे, और फिर शायद हम लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाए। तो अगर डेमोक्रेसी के अंदर शिरकत नहीं की तो आप लोगों के लिए तो बड़ी खुशहाइन चीज है, एंड यू नीड टू अप्रिशिएट इट।
नहीं नहीं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। मोदी को कसाई बोला, आएंगे, अभी आएंगे मई में इंडिया आएंगे, गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स हाँ। की मीटिंग में आएंगे और उसी मोदी के सामने बैठे होंगे। खैर, और पता नहीं उस समय कसाई बोले, मैं भी देख लेता हूँ कैसे बोलते हैं। खैर, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां। अकेले में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यूएन में बोल रहे हैं, जहां पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मतलब उस समय नहीं था, बाद में जवाब मिल गया था। ये चीजें जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहीं कहीं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेटर करने के मूड में है। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान चाहे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे भी सीरियस हैं, या वो इलेक्शंस के कैंपेन करते दिख रहे हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपने कहा कि उनके सामने अगर वो बोलेंगे तो फिर हम उसे मानेंगे। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट थी और एट द सेम टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी बड़ी एक एमिएबल और एमिकेबल स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 जंगों से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंगें थी, दैट वाज़ फॉट ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। अगर हम उन जंगों की तरफ जाएँ तो उसकी जो ज़ालाबारियाँ हैं, शोलाबारियाँ हैं, तबाहकारियाँ हैं, उनसे दोनों मुल्कों ने कोई हाथिरहार नतीजा हासिल नहीं किया, तबाही और बर्बादी दोनों मुल्कों का मुकद्दर बनी है। तो लेट्स हैव द नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, हम दोनों एक-दूसरे के साथ एमिएबली और एमिकेबली नेगोशिएट करते हैं। तो शायद ये चीज़ें भी, मैं उस वक़्त भी कॉन्स्टेंटली इंडियन चैनल्स पे आ रहा था, ये चीज़ें भी उनको अच्छी नहीं लगी कि आप जो है एक दफ़ा पॉलिटिकल सुबकी का सामना करते हैं और अब हम हमारे साथ टेबल पे बैठने की बात करते हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो की जो अग्रेसिव स्टेटमेंट थी वो भी उनको अच्छी नहीं लगती। तो इस वक़्त जो मौजूदा हालात हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का ये हमारी जो एक पॉलिसी है, हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है, दैट हैज़ टू बी डिटरमाइंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स में। और दूसरी जो चीज़ आपने कही कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपको याद होगा कि जब बीबीसी ने आपके मुल्क के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री डिपिक्ट की थी, उसके बाद भारत के अंदर बीबीसी के ऑफ़िसेज़ को बंद कर दिया गया। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपके मुल्क में कुचला गया, दफन किया गया, उसका जनाजा निकाला गया, वो शायद दुनिया में कहीं पे मिसाल नहीं मिलती। और एट द सेम टाइम कश्मीर के अंदर जो पाबंदियां लगाई गई, आपसे भी मैंने 3-4 दफा इस टॉपिक के ऊपर बात की, एंड यू हैड आल्सो एडवोकेट दिस ओपिनियन कि वहां पे किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस किस्म के इम्पेडिमेंट्स हैं। आप पाकिस्तान के जितने भी हकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार दावेदार, उनकी रिपोर्ट्स को तो छोड़ें, उसको यकजुंबशे कलम मुस्तरद करें, हम बायस्ड हो सकते हैं, हम तासुब की ऐनक और गॉगल्स पहन के इनकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मंदूब वहां पे आके कश्मीर के हालातों वाकयात के हवाले से बात करते हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स को तो किसी तरीके से कंसीडर करें ना। तो मैं ये समझता हूं कि जितनी डेमोक्रेसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली वो मुल्क बात कर रहा है कि जहां पे खालिस्तान की तहरीकें उजागर हो रही हैं, जहां पे बीबीसी की आवाज को कुचला जाता है, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों की आवाज को सप्रेस किया जाता है, ये चीजें जेब नहीं देती। अच्छा, एक चीज ये बोला गया कसाई है ये वो, अगर इंडिया एक इनविटेशन भेजे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कि प्लीज आप हमारे कंट्री आइए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इनविटेशन, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह बिल्लो रानी लिख दे, तो वो आ जाएंगे क्या? देखिए दिस इज समथिंग बिलो द बेल्ट, और यस, आई यस, आल्सो इट वाज आई आल्सो आल्सो हैड दिस ओपिनियन कि ये ये इंटरनेशनली जो देखिए हमारे जितने भी, देखिए आई डू एग्री विद यू ये ऑन जो दिस बिलावल स्पेसिफिक पॉइंट, भुट्टो ने बोला था, दैट वाज आल्सो बिलो द बेल्ट। and that needs to be condemned and I have condemned that यस, statement कि राइट, राइट। हमें किसी सूरत भी इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी अहलाकियात, अपनी मोरालिटी और अपनी एथिक्स का दामन नहीं छोड़ना। वी हैव टू फॉलो ऑल द ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों मुल्कों के अंदर जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, सरहदों का डिफरेंस है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई इस तरह की शोला बयां तकरीर की जाए जो कि बिलो दी बेल्ट हो, किसी से तजहीक की जाए, किसी का तमस्सर उड़ाया जाए, किसी को डिफेम किया जाए। Whatever the policies in the foreign policy of India is concerned, whatever the policy of Pakistan is concerned, वो अपनी अपनी पॉलिसीज पे रहते हुए मुहज्जब और शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल करते हुए राइट, अपनी अपनी राइट। पॉलिसीज को एक्सप्लेन करें, whether that is the United States, whether that is the UNO, whether that is any international forum, कि जहां पे बैठ के हम अपनी कौम की रवायात की तर्जुमानी, गमाजी और अक्कासी करते हैं। सो दैट व्हाट आई मीन टू से, उस वक्त तो हमने कंडेम किया,
चाहे नरेंद्र मोदी ये स्टेटमेंट दे, चाहे बिलावल भुट्टो ये स्टेटमेंट दे, चाहे प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे, बट आई मस्ट गिव सम स्कोर एंड सम नंबर्स टू दी करंटली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि जिन्होंने नेगोशिएशन की, कंसिलिएशन की, मेडिएशन की, ऑफर की भारत को एक टेबल पे बैठने की, दैट वी नीड टू मिनिमाइज दिस बैटल, दिस वार, दिस द वार ऑफ कश्मीर, कि हम एक बेहतरी की तरफ जाएं और जो 3-4 माजी में हमने जंगें लड़ी और उससे बेहतरी उससे हम बाहर निकलें और अल्टीमेटली इससे दोनों मुल्कों के अंदर जमहूरियत जो है वो बेहतर तरीके से हल्पेगी। राइट, अब बात कर लेते हैं। अब आपने बोला कि बीबीसी को बंद कर दिया गया, बीबीसी पे टैक्स रेट पड़ी थी और वो उसके बाद वो आज तक खुला है, जहां पे दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे कनॉट प्लेस के पड़ोस में उसका ऑफिस है, खुला है, कोई भी जा सकता है। उस टैक्स रेट के बाद मैं भी 2 बार जा चुका हूं। तो वो जो जो ये जो आईएसआई की तरफ से इंफॉर्मेशन जाती है, फेक इंफॉर्मेशन, इससे थोड़ा सा बच के रहे। जहां तक बात कश्मीर की, कश्मीर में यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेजर इन्वेस्टमेंट्स सऊदी अरेबिया कर रहा है। क्या पाकिस्तान में जो कुछ आपने यहाँ बोला एट्रोसिटी हो रही है, ये पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया अपने अपने मुस्लिम उम्मा को या ओआईसी में बताया था कि ऐसा हो रहा है, आप वहां इन्वेस्टमेंट ना करें? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं एक तो पहली बात ये कि बीबीसी की जो आपने बात की, ये पाकिस्तान की आईएसआई की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि बीबीसी के अपने चैनल्स की डॉक्यूमेंट्रीज है और उनकी अपनी ब्रेकिंग न्यूज है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से उनके ऑफिस पे हल्ला बोला गया मोदी सरकार की तरफ से, एंड आई विल आल्सो शेयर दोज स्टेटमेंट्स विद यू, और जो ब्रेकिंग्स थी, हेडलाइंस थी, अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है, यू आर वेल अवेयर जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास तो वो क्लिप्स पहले से ही मौजूद होंगी। और जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचला गया वहां पे, मेरे ख्याल में जो भी दुनिया के मौजूद माशरे हैं वहां पे इन चीजों को स्पेस देनी चाहिए। अगर आप पे वो स्टेटमेंट ये थी कि जो इंडियन बीबीसी ने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर मिनोरिटीज के हवाले से मोदी का जो रवैया था, उसमें पाकिस्तान की जो मशीर हारजा थी हिना खरलोबानी ने, उसमें भी उन्होंने कहा कि आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एक तो बीबीसी को भी वहां पे टफ टाइम फेस करना पड़ा, और जो हमारी हिना खरलोबानी जो मशीरे वजीर हाजा थी उस वक्त, उनको भी दे हैड आल्सो फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द इंडियन नेशनल चैनल्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसको वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक मिनिमाइज करने की जरूरत है। और डेमोक्रेसी तभी पनप सकती है पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर या क्रॉस दी अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, कि जब तक हम एक डेमोक्रेटिक सोच को माशरे में प्रवेल नहीं करते, अनटिल अनलेस हम डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, कस्टम्स के साथ, कन्वेंशंस के साथ प्रमोट नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि डेमोक्रेसी समिट्स को अटेंड करने का कोई फायदा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का कोई फायदा है, इन कन्वेंशंस में जाने का कोई फायदा है। तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी से जो इनहराफ था, इज्तनाब था, गुरेजा थे, वो इसकी सबसे बड़ी जो रीजनिंग थी, जो कलीदी वजह थी, वो यही थी कि पाकिस्तान हैड सो मेनी इंटरनल इश्यूज टू डिस्कस नोवेडेज, एंड इलेक्शन इज द अल्टीमेट इशू के जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग कंसंट्रेटेड हैं, फोकस्ड हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पे 3 से 4 ऐसे केसेस देख रही है कि जिसमें हतुल मुकान कोशिश ये की जाती है कि जो इंटरनल इश्यूज हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्वार्टर से रिलेटेड, हम इसको एड्रेस करें, हम इसको एजुकेट करें, एंड लेट डू समथिंग बेटर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि बीबीसी की रिपोर्ट सऊदी अरेबिया ने देखी होगी, यूएई ने देखी होगी, उसके बाद भी वो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान के साथ वो मुस्लिम उम्मा के लोग नहीं हैं? कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसको वो भूल गए हैं? क्या केस है? या पाकिस्तान प्रोपोगेट नहीं कर रहा, बता नहीं रहा कि भाई वहां पे हमारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं? क्या केस है? या बीगर मुस्लिम्स उइगुर मुस्लिम्स की तरह सबके सब इग्नोर कर रहे हैं, मरने दो मुसलमान को, मेरे कैसा है ख्याल वो, में क्या क्या रोहित केस भाई, है? व्हाट डू आई बिलीव के जो ओआईसी के 57 मेंबर्स हैं, जिसमें तकरीबन 40 से जायद मेंबर जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जो ओआईसी का जो किरदार था, जिस पर्पस के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसको तश्कील दिया गया, वो यही था कि जहां पे भी हम देखेंगे कि मुसलमानों के राइट्स को वायलेट किया जाता है, उनको किसी किस्म की अनारकी का, तशद्दुद का सामना है, अल्टीमेटली दे हैव टू प्ले कलेक्टिव रोल इन दिस रिगार्ड टू मिनिमाइज दीज काइंड ऑफ अग्रेशन। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ओआईसी को बने हुए तकरीबन 35 से 40 साल गुजर चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो इसका अफेक्टिव और एक एफिशिएंट रोल था वो हमें देखने को नहीं मिलता। जो आपने बात की, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग
कि हमारे जो ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं, शायद पाकिस्तान उस तरीके से प्रोपोगेट नहीं कर सका, पाकिस्तान उस तरीके से तमाम लोगों को कंसंट्रेट नहीं कर सका कि दिस इज द अल्टीमेट इशू विच इज द मुस्लिम्स ऑफ द कश्मीर इज फेसिंग नोअडेज। तो आप इस इशू को एड्रेस करें और हमारे साथ करें। मेरे ख्याल में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी और मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर भी शायद इस चीज को उस तरह टेकअप नहीं कर सके। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो पांचवी दुनिया की जंग है, हाइब्रिड वार, वो तो सारी की सारी है नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव पे है, और नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव को काउंटर करने के लिए भी नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव और आर्ग्यूमेंट्स ही दिए जाते हैं। लेकिन शायद दिस इज द थिंग जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करने की जरूरत थी, ताकि जी ये केस तब है जब सारे बड़े कंट्रीज में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां एक कश्मीर डेस्क बनी है और वो प्रोपगेट कर रही है पिछले 3-4 साल से, राइट ना, और उसमें करोड़ों डॉलर खर्च करे गए हैं। तो क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि वो करोड़ों डॉलर से वहां पे फार्म हाउसेस खरीद लिए गए और कश्मीर को भूल गए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस? देखिए, मैं इस चीज से तो एग्री नहीं करूंगा, चूंकि आप जिस तनाजुर से देखते हैं, जिस न्यूज को आप देखते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बंदरबांट यहाँ पे की जा रही है पैसे के हवाले से, या इस तरह की गुजारिशात नवाजिशात की जा रही हैं कि इतने ज्यादा पैसे जो है इस इशू को टेकअप करने के लिए वो वहां पे सर्व कर रहे हैं, और उन पैसों को वो अल्टीमेटली आइदर वे इस्तेमाल किया जा रहा है या उसको मिस यूज किया जा रहा है। सो आई डू बिलीव कि इस तरह की तो कोई चीज हमारे नॉलेज में तो नहीं है, और ना हमारी पॉलिसी जो है इससे किसी किस्म की जो कम्पार्टमेंट रखती है। राइट। ये थे बैरिस्टर वकास खान साहब, और वकास खान साहब बहुत सीनियर हैं, एनालिस्ट भी हैं, और मतलब इनका एक अच्छा नाम है। थैंक्स अ लॉट वकास साहब फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया द सिचुएशन वाज, एंड इंशाल्लाह हम एक विल हैव डिस्कशन और सेशन जल्दी विद यू। करेंगे अभी के लिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।